नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज की हमारी पेशकश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरें, जिनमें राजनीति, पॉलिटिक्स, शिक्षा और कुदरत का कहर भी शामिल है। सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां 215 स्कूलों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। और फिर चलेंगे जम्मू, यहां यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन किया। और फिर देखेंगे कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आई, खुलकर दिखाई दी, जहां पीओके में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर चलेंगे सरहद पर, जहां पीओके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिर जानेंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने फिर से कहर मचाया है। मंडी और नालागढ़ में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। और आखिर में रुख करेंगे लेह का, जहां पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की HIAL जमीन का अलॉटमेंट रद्द होने से बहस और ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 215 स्कूलों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस आदेश पर सवाल उठा दिए हैं। मंत्री ने कहा कि आदेश में जो लिखा है वो उनका प्रस्ताव ही नहीं था, और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है। क्या कुछ और हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन स्कूलों का संबंध जमाते इस्लामी से बताया जा रहा है। आदेश के मुताबिक अब इन स्कूलों की जिम्मेदारी संबंधित जिला उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे। आदेश के पीछे तर्क दिया गया है कि CID की रिपोर्ट में स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाए गए। स्कूल मैनेजमेंट की वैधता भी समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इन स्कूलों पर सरकार ने नियंत्रण लेने का फैसला लिया है। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने खुद इस आदेश पर सवाल उठा दिया। मंत्री का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था, बल्कि उनका सुझाव था कि नजदीकी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को अस्थायी तौर पर इन स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दिया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंडर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, उसकी CID वेरिफिकेशन आएगी, तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि DCs मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था, और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती, और फिर ये स्कूल्स जो है वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो DCs कुछ और चीजें मेंशन की गई, लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना इत्तू का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ। इस विवाद से स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का भविष्य भी सवालों के घेरे में। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का कहना है
कि उनकी प्राथमिकता बच्चों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा को लेकर थी। लेकिन आदेश में बदलाव ने पूरे मसले को राजनीतिक रंग दे दिया है। फिलहाल 215 स्कूलों के सरकारी टेकओवर के आदेश पर विवाद और गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि ये कदम शिक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का कहना है कि उनका प्रस्ताव ही बदल दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस टकराव को किस तरह सुलझाए। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत आने वाले 215 स्कूलों को आज बाज़ाब्ता तौर पर टेक ओवर किया गया और पुलिस की भारी तैनाती और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये अमल जो है वो पूरा कर लिया गया है। और हम इस वक्त सोरा में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सोरा में इसी तरह का एक स्कूल जो है रमजाना मेमोरियल इंस्टीट्यूट, तो वो कायम है, तो उसको भी जो है टेक ओवर किया गया। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की भारी तैनाती जो है वो अमल में लाई गई थी ताकि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी प्रॉब्लम ना हो सके और अमन कानून में किसी तरह का खलल जो है वो पैदा ना हो सके। और इसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 215 स्कूल जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत चल रहे थे कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर के इलाकों की बात करेंगे या शहरी श्रीनगर की बात करेंगे, तो इनको बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है टेक ओवर किया गया। और एक महकमा तालीम के एक हुक्मनामे के मुताबिक अब जो है इन स्कूलों की निगरानी या फिर जो मैनेजमेंट है वो डीसीज या डीएम्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है तो उनके सुपुर्द की गई है। और जो यहाँ पर मैनेजमेंट कमिटीज़ हुआ करती थी तो वो कलअदम करार दी गई है, उनको जो है मनसूख किया गया है। और उसके बाद जो डीसीज की निगरानी में जो कमिटीज़ है उनको तरतीब दिया जाएगा, उनको फ्रेम किया जाएगा। और बजात खुद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है तो बजात खुद इन स्कूलों की जो है निगरानी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये पुलिस की भारी तैनाती अमल में लाई गई थी ताकि किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो सके। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब इस पर पॉलिटिकल बयानबाजियाँ भी जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह से वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने इस बात की तरदीद की है कि उनकी जानिब से इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो इजरा किया गया है जिसमें डीसीज को मजाज बनाया गया है ताकि वो इन स्कूलों के बारे में फैसला ले सके। सकीना इत्तू का ये भी कहना है कि जो ऑर्डर में डीसीज मेंशन किए गए वो उनका ऑर्डर नहीं है बल्कि उनका ऑर्डर जो था वो कुछ और था और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स है आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उन प्रिंसिपल्स को मजाज बनाया गया था उसके ऑर्डर के मुताबिक जो उन्होंने इजरा किया था ताकि वो इन स्कूल्स का जो है देख रेख कर सके जब तक कि इन स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटी जो कि एक्सपायर हो चुकी थी उसका जो है इंतखाब अमल में न लाया जा सके। बहरहाल हम देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये मुद्दा जो है अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सोरा श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। और जम्मू कश्मीर सरकार ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आरोप है कि ये स्कूल प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी ने इसे दहशत के लिए उचित ठहराया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसे कश्मीरियों पर वार बताया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। आदेश के मुताबिक अब इन स्कूलों का संचालन सीधे जिला उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। सरकार का तर्क है कि स्कूल मैनेजमेंट की वैधता पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ये फैसला लिया गया है। स्कूल को नियंत्रण में लेने के फैसले ने सियासी घमासान मचा दिया है। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता युगवीर सेठी ने इस कदम को देश हित में जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब ये स्कूल फलाह-ए-आम ट्रस्ट के हाथों में था तब सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगातार निगरानी रखनी पड़ रही थी। अब प्रशासन सीधे इन स्कूलों को चलाएगा तो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास दोनों आएंगे। जमात इस्लामी जिसको तो कुछ वर्ष पहले ही होम मिनिस्टर द्वारा बैन कर दिया गया था, बैकअप करके ऐसे स्कूल चलाने जिसके कारण वहाँ की गतिविधियों से राष्ट्रीय विरोधाभास हो, राष्ट्र के खिलाफ बातें निकले, साथ में वो जो बच्चे नन्मुन बच्चे जो आज 370 के बाद पत्थरबाजी बंद कर चुके हैं, आज स्कूल जलने बंद हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये बड़ा कदम है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल दिए जा रहे हैं। इससे तो बच्चों के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, गुणवत्ता बढ़ेगी शिक्षा के अंदर। जो परिसर हैं वहाँ पर मेरे को लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों में वो परिसर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद चला गया है। ऐसी जो घटनाएं जो हम देखने को हमें मिलती थी कि
कल को पत्थरबाजी हो रही है, कल को स्कूल जलाए जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि इस पे भी अंकुश लगेगा। लेकिन विपक्ष इस फैसले को लेकर नाराज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हिलाल अकबर लोन ने इसे कश्मीरियों में रोजगार छीनने का एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इस आदेश से दर्जनों स्कूलों के स्टाफ और हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। लोन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से घाटी में बेरोजगारी और बढ़ेगी और ये कदम जनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। रोजगार छीना जा रहा है और क्या, हर किसी मामले पे या हाथ डाल रहे हैं, हर किसी इदारे पे या कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको हमारे रोजगार के साथ कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि हमसे हमारा रोजगार छिन जाए। ये दिल्ली की पॉलिसी रही है पहले से ही। अब दिल्ली की पॉलिसी, अब बीजेपी आ गई है तो उनकी ये पॉलिसी रही है कि कैसे कश्मीर को दबाया जाए, कुचला जाए। और मेरे ख्याल से अल्लाह का साथ है, हम दबने और कुचलने वाले नहीं हैं। हम में हिम्मत है। 30 साल से हम 33 साल से हम लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है और इस तरह के फैसले जनता की उम्मीदों के साथ धोखा है। उन्होंने याद दिलाई कि उनके कार्यकाल में दबाव के बावजूद उन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। अभी आपने देखा कुछ देर पहले जो हमारी उर्दू जबान है, सरकारी दफातर में से उसको तकरीबन खारिज किया जा रहा है। हमारी किताबों, हमारे जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें जो है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह हैं या हमारे अल्लामा इकबाल साहब हैं या इसी तरह जो हमारे आगा शाहिद साहब हैं, उनको बिल्कुल उससे अलग किया जा रहा है। तो सरकार जो है खामोश है और इस बार तो सरकार हिस्सा बन गई। आपको याद होगा 2016 और 17 में जब यहाँ बहुत हालात खराब हुए, पथराव रोके ना रुके, दिल्ली से इतनी बड़ी टीम आ गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, और हुर्रियत के दरवाजों पे गई कि आप दरवाजा खोलिए, हमसे बात कीजिए, दरवाजे बंद कर दिए। यानी इतने हालात खराब थे। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए। स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने के फैसले ने सियासी घमासान मचा दिया है। एक और जहां बीजेपी इसे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे रोजगार छीनने और धार्मिक शिक्षा पर चोट करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला है। यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। पंजराजी से शुरू हुई ये विरोध रैली कच्ची छावनी में बीजेपी ऑफिस तक पहुंची। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। ये रिपोर्ट देखें। जम्मू की सड़कों पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ दिखाई दिया। हाथों में तिरंगे, बैनर और पोस्टर लेकर ये कार्यकर्ता बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दावा किया गया है कि 1,25,000 से ज्यादा वोट चोरी किए गए और बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए गलत तरीके अपनाने पड़े। बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में भी यूथ कांग्रेस के नेता जो वर्कर है वो सड़कों पर आए हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो वोट कंट्रोवर्सी है उस पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, जो युवा कांग्रेस के नेता और वर्कर है सड़कों पर आए हैं। बीजेपी का जो पुराना ऑफिस है यहाँ कच्ची छावनी, उसके सामने ये सड़कों पे आए हैं, उसका घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बैनर्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, जो बैनर्स पे लिखा है कि ये राहुल गांधी का सवालों का जवाब दो। जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, और कह रहे हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार जो है वो गलत तरीके से बनी है, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी की वजह से ये सरकार बनी है और इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि बीजेपी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डाटा बेस सारा दिखा के ये
दिखा दिया कि कोई ऐसी चोरी नहीं हुई है, जो एलिगेशन है वो गलत है। लेकिन यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ जम्मू में भी वो बड़ी एक रैली निकाल रहे हैं और विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि पार्टी के जो यहाँ के जो वर्कर हैं वो काफी संख्या में भारी बारिश के बावजूद भी सड़कों पर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। और देखिए इन्होंने हथकड़ी भी एक वर्कर ने लगाई हुई है। पंजराजी से शुरू हुई ये विरोध रैली जब कच्ची छावनी की तरफ बढ़ी तो हालात बेकाबू होते नजर आए। युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ बीजेपी ऑफिस के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी करने लगी। नारों की गूंज से सड़कों पर हंगामा मच गया। हाथों में तिरंगा, प्लेकार्ड और बैनरों पर बड़े बड़े अक्षरों में बीजेपी को वोट चोर बताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप साफ था कि चुनाव प्रक्रिया को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है और आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। शरेआम 1,25,000 वोटर्स की चोरी घपला इन लोगों ने करा और ये कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई। वोट चोरी नहीं हुई तो अभी तक सामने क्यों नहीं आई ईसीआई? और जो शरेआम प्रूफ दिखाए गए क्या वो झूठे थे? शरेआम पूरे देश के सामने रख दिया है कि भाजपा वोट चोरी करके। विरोध प्रदर्शन को और प्रतीकात्मक बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक इंसान को कैदी के कपड़ों में उतारा। ये कैदी बीजेपी का प्रतीक बताया गया और उसे बेड़ियां भी पहनाई गई। राहुल गांधी जी ने शरेआम पूरी हिंदुस्तान के सामने रख दिया कि भाजपा के नेता, भाजपा पूरी की पूरी चोर है। जिस प्रकार वोट चोरी का मसला पूरे देश के सामने राहुल जी ने रखा, आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश यूथ कांग्रेस हमारे इंचार्ज श्री मान सिंह राठौड़ जी के लीडरशिप के अंदर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रही है। और ये दिस इज अ सिंबल दैट टेल्स अस, टेल्स द होल वर्ल्ड, द होल कंट्री कि भाजपा चोर है और ये चोरी पकड़ी गई। और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि वोट चोर, गति चोर। जैसे ही कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस की तरफ बढ़े और अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की के हालात बने। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए और आगे बढ़ने से रोक दिया। अफरा तफरी के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया था और पुलिस को कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लेना पड़ा। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की कथित वोट चोरी लोकतंत्र के साथ धोखा है। वहीं पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले ही सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बाद में रिहा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ले प्रशासन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दी गई जमीन का आवंटन रद्द। और आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे कुछ और खबरों का। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अब अपने ही नागरिकों पर शिकंजा कस रहा है। पीओके में पुलिस ने एक शख्स को आतंकी ठिकाने की लोकेशन भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला चुका है। मुजफ्फराबाद में भारत की कार्रवाई से आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रहार में कई आतंकी मारे गए और कई ठिकाने तबाह हो गए। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने ही लोगों को बलि का बकरा बनाने लगा है। पीओके पुलिस ने रावलकोट के रहने वाले ओबैद जहांगीर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने भारत को आतंकी ठिकाने का जीपीएस लोकेशन भेजा था। दावा किया जा रहा है कि ये वही लोकेशन था जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पीओके पुलिस ने इस मामले में 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से जासूसी के पुख्ता सबूत मिले। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दावा किया कि उबैद ने भारत से मोटी रकम लेकर संवेदनशील तस्वीरें और लोकेशन शेयर की। हालांकि इन दावों पर अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो उबैद पहले एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा था और बाद में उसने एक कथित राहत संगठन ज्वाइन किया। अधिकारियों को उसके फोन से भारतीय हैंडलर्स के साथ बातचीत के सबूत भी मिले हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का मकसद अपनी नाकामी से ध्यान भटकाना है। हालांकि उबैद के परिवार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। परिवार वालों का मानना है कि उबैद कोई आतंकी नहीं है और शायद पैसों के लालच में फंस गया। परिवार का दावा है कि पाकिस्तान सरकार और पुलिस दबाव बनाकर उसे फंसा रही है। पाकिस्तान की पुलिस इस गिरफ्तारी को जासूसी का बड़ा खुलासा बता रही है, जबकि परिवार का कहना है कि उबैद निर्दोष है और महज पैसों के लालच में फंस गया। लेकिन एक बात साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस हथकंडे का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। प्रदेश के मंडी जिले में तबाही का मंजर सामने आया, जहां एक बड़ा घर जमीन में धंस गया। वहीं नालागढ़ में आई तेज बारिश और सैलाब ने कई परिवारों की जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया। ये प्राकृतिक आपदा वहां के लोगों के लिए एक गहरी त्रासदी बनकर आई है। इस तबाही की जमीनी तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। कुदरत के कहर से घरों का अस्तित्व खतरे में है। दबे पांव आई लहर, रात के अंधेरे में बरपा कहर। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने मचाई तबाही, अब क्या होगा आगे? आवाजें सुनी आपने? ये आवाजें कुदरत के प्रकोप से कांप रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के दर्द को साफ साफ बयां कर रही है। कुदरत ने एक बार फिर हिमाचल के मंडी को निशाना बनाया है। दरअसल बीती रात को बाली चौकी उपमंडल के मुख्य बाजार में 2 लोगों का 30 कमरों का मकान जमींदोज हो गया, जिसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई। कैसा लगेगा जब आपकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी इस तरह कुछ चंद सेकंड्स में आंखों के सामने मलबा बन जाएगी। तीस कमरों का ये सपनों का आशियाना बलीराम और बीरी सिंह का था। इन घरों में 8 दुकानें और 30 कमरे थे। ये भवन किराए पर दिए हुए थे और किराएदार यहाँ रहते थे। इन भवनों में 30 से अधिक लोग रहते थे और 40 से अधिक दुकानदार अपनी दुकानदारी करते थे। बुधवार को यहाँ जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके कारण 13 घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर खतरे को भांपते हुए इन भवनों को खाली करवाया। घरों से कुछ सामान को निकाल लिया गया है, जबकि कुछ सामान अभी भी इस मलबे में धंसा है। एसडीएम बाली चौकी देवी चंद ने बताया कि हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। अब जरा हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के इस घर को देखिए, जहां रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पूरे इलाके में 2-2 फीट तक पानी भर गया। नाले के तेज बहाव ने इस मकान को अपनी चपेट में ले लिया। गरीब परिवारों की जिंदगी अब मलबे और गीले सामान के बीच सिसक रही है। लोगों ने उस समय के मंजर को बयां किया जब ये सैलाब दबे पांव रात के अंधेरे में आया और सब तहस नहस कर गया। तो पूरे कमरे में भर गए थे, बच्चे सोए थे, सामान वान इकट्ठे करने लगे। तब तक भाभी बोला कि उठो उठो उठो, भागो,
सब सामान वामान बह गए हमारे, जो भी राशन पानी था सब चले गए, इस तरह कपड़े वपड़े सब चले गए। वार्ड नंबर 3 की पार्षद और नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष रीना शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और इसे नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा बताया। भैया ऐसा है ना कि ये जो नाला है ना, ये बहुत छोटा है, पानी आपको पता बरसात की वजह से पानी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और पीछे हमने चारों तरफ देख कर आए, पीछे पूरा मलबा भर चुका है, और ये जो इसका पानी है इन्होंने टर्न ले लिया इस तरफ ना, और प्रेशर की वजह से पूरा पानी इनके अंदर चला गया। ये कुछ कमियां हम अपने नगर परिषद की भी बोल सकते हैं कि जो इन्होंने नाला अच्छी तरह से क्लियर नहीं करवाया। हर साल करवाते हैं मगर इस बार नहीं हुआ नाला ना, उसी वजह से मेन ये फ्लड जो आया, जो पानी टर्न लिया उसी वजह से मेन प्रॉब्लम आई है। मांग करते हैं कि वो इनकी हेल्प करें, हम नगर परिषद के द्वारा भी करवाएंगे। और इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर किया है, जिसके चलते बारिश के मौसम में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।